नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन शायद उसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है। हम बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव की लड़ाई की। बिल्कुल। और ये नाम सुनते ही लगता है कि किसी एक दिन हुई लड़ाई की कहानी होगी। हाँ, बस एक लड़ाई, लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज और रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और ही बताते हैं। ये सिर्फ तोप, तलवारों और बंदूकों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है पहचान की, सम्मान की और उस समाज की जो आज से बहुत अलग था। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की शुरुआत की, जब भारत जैसा कोई एक देश नहीं था, बल्कि रियासतों का एक उलझा हुआ जाल था। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस उलझे हुए जाल को थोड़ा सुलझाएं। 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव की जमीन पर असल में हुआ क्या था? और उससे भी जरूरी सवाल कि उस एक दिन की विरासत पर आज इतना वाद विवाद क्यों है। हाँ? और हम यहाँ सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर उस दौर के जो हालात थे और जो ऐतिहासिक सबूत है उनकी पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत, पुणे का दरबार, मराठा साम्राज्य की ताकत पेशवा बाजीराव द्वितीय के हाथों में है। और वो खुद को मराठा गौरव और मतलब हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर देखते थे। एक बहुत शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनकी सत्ता को चुनौती भी मिल रही थी। और वो भी बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से। हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मराठा संघ के दूसरे सरदार जैसे इंदौर के होलकर, वो पुणे पर अपना दबदबा बनाना चाहते थे। पेशवा को अपनी गद्दी खतरे में नजर आ रही थी। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जब एक मराठा शासक को दूसरे मराठा सरदार से खतरा महसूस हुआ तो उन्हें मदद के लिए किसके पास जाना चाहिए था? जाहिर है किसी और भारतीय राजा के पास, राजपूतों के पास। शायद, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं की होगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अंग्रेजों का? हाँ, अंग्रेजों का। साल 1802 में बसीन की संधि या ट्रीटी ऑफ बैसेन पर दस्तखत हुए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संधि किसी लड़ाई में हारने के बाद नहीं हुई थी। अच्छा। ये एक भारतीय शासक का अपनी निजी कुर्सी बचाने के लिए एक विदेशी ताकत को अपनी राजधानी पुणे में मतलब बुलाने का फैसला था। एक मिनट, मतलब जिस राष्ट्रद्रोह या अंग्रेजों से हाथ मिलाने का आरोप बाद में दूसरों पर लगाया जाता है, उसकी नींव तो एक तरह से पेशवा ने खुद ही रख दी थी। बिल्कुल। अपनी सत्ता बचाने के लिए। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इस संधि के तहत हुआ ये कि अंग्रेजों की एक पूरी बटालियन पुणे में तैनात हो गई, जिसका खर्च भी पेशवा को ही उठाना था। और तो और पेशवा की विदेश नीति पर भी अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। इस एक संधि ने, आप कह सकते हैं, मराठा संघ की कमर तोड़ दी। और इसका असर दूसरों पे भी पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। टीपू सुल्तान जैसे शासक जो उस वक्त भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो पूरी तरह अकेले पड़ गए। तो ये तो हुई महलों की और संधियों की राजनीति, लेकिन इन बड़े बड़े फैसलों से दूर आम लोगों की दुनिया कैसी थी, खासकर उन लोगों की जिन्हें समाज ने बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था। चलिए अब कहानी के उस पहलू पर आते हैं जो अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। पुणे के गांवों के बाहर रहने वाले महार समुदाय का जीवन। पेशवा के ब्राह्मणवादी शासन में उन्हें अछूत माना जाता था, लेकिन ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक तरह की संगठित क्रूरता थी। किस तरह की क्रूरता? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता था? पुराने रिकॉर्ड्स में तो यहाँ तक लिखा है कि जब कोई महार गांव की गली से गुजरता था तो उसे अपनी कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। झाड़ू? क्यों? ताकि उसके अपवित्र कदमों के निशान जमीन से मिटते जाएं। उसे अपने गले में एक मटकी लटकानी पड़ती थी ताकि उसका थूक जमीन पर गिरकर उसे अशुद्ध न कर दे। ये तो अमानवीय है। उन्हें गांव की कुएं से पानी लेने की, शिक्षा पाने की या जमीन खरीदने की कोई इजाजत नहीं थी। ये सुनना भी मुश्किल है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम तो सुनते आए हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में तो जाति का कोई भेदभाव था ही नहीं। सही बात है। वहां तो महार सैनिक योद्धा माने जाते थे। तो फिर पेशवा जो उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, उनके राज में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। शिवाजी के समय महार सैनिक किलों के संरक्षक और सेना के जरूरी अंग थे, लेकिन पेशवाओं के दौर में मनुस्मृति पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी उसे बहुत सख्ती से लागू किया गया। अच्छा। महारों से उनके सैनिक अधिकार छीन लिए गए। उन्हें गांव की चौकीदारी और मरे हुए जानवरों को उठाने जैसे कामों तक मतलब सीमित कर दिया गया। एक योद्धा की पहचान छीनकर उन्हें एक अछूत की पहचान दे दी गई।
तो एक तरफ पेशवा अंग्रेजों से संधि कर रहे थे और दूसरी तरफ अपने ही राज्य के एक बड़े समुदाय का इस तरह से दमन कर रहे थे। कहानी अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ रही है। जी, जब पेशवा और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ने लगा और युद्ध के बादल मंडराने लगे, तो महार समुदाय के कुछ लोग एक आखिरी उम्मीद लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास पहुंचे। क्या उम्मीद लेकर? उन्होंने अपनी तलवारें पेश की, अपनी वफादारी का वास्ता दिया और कहा कि हमें अपनी सेना में लड़ने का मौका दीजिए। और पेशवा का जवाब क्या था? पेशवा ने न सिर्फ उनकी मांग ठुकरा दी, बल्कि उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने महारों की जाति को लेकर अपमानजनक बातें कहीं और उन्हें यह कहकर भगा दिया कि वो सेना में भर्ती होने के लायक नहीं है। लायक नहीं है, जिस वक्त उन्हें हर एक सैनिक की जरूरत थी। हाँ, उस वक्त उन्होंने सैन्य ताकत के ऊपर जातीय शुद्धता को चुना। ये तो सैन्य नजरिए से भी एक बहुत बड़ी भूल लगती है, और शायद यहीं पर अंग्रेजों को एक मौका दिखा। बिल्कुल, अंग्रेजों ने इसे किसी महान आदर्श या मानवता के नाते नहीं देखा। उनके लिए यह एक सीधा साधा भर्ती अभियान था। मतलब उन्हें बस सैनिक चाहिए थे। हाँ, उन्हें अपनी बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के लिए सैनिकों की जरूरत थी, और यहाँ उन्हें एक ऐसा समुदाय मिल रहा था जिनके पास पीढ़ियों का सैन्य अनुभव था और जो अपने ही शासक के हाथों अपमानित हुए थे। तो अंग्रेजों ने महारों को वो दे दिया जो पेशवा ने नहीं दिया। उन्होंने उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं दी, उन्होंने उन्हें पेट भरने के लिए खाना दिया, एक तय वेतन दिया, तन पर वर्दी दी, हाथ में बंदूक दी और सबसे बढ़कर एक सैनिक की पहचान वापस दी। महारों के लिए ये अंग्रेजों से कोई मोहब्बत नहीं थी, ये सदियों के अपमान और घुटन से बाहर निकलने का एक दरवाजा था। ये सम्मान के साथ जिंदा रहने की एक कोशिश थी। और इसी पृष्ठभूमि के साथ हम पहुंचते हैं 1 जनवरी 1818 के उस ऐतिहासिक दिन पर, कोरेगांव भीमा गांव के पास। चलिए उस लड़ाई के मैदान की तस्वीर बनाते हैं। कैप्टन फ्रांसिस टॉन्टन की कमान में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी पुणे की तरफ बढ़ रही थी। इस टुकड़े में कुल मिलाकर करीब 834 लोग थे, जिनमें घुड़सवार, तोपची और पैदल सैनिक शामिल थे। और इन पैदल सैनिकों में महार कितने थे? इनमें करीब 500 महार सैनिक थे। सिर्फ 834 सैनिक? हाँ। और उनका सामना किससे हुआ? उनका सामना हुआ भीमा नदी के दूसरे किनारे पर इंतजार कर रही पेशवा की विशाल सेना से। अनुमान है कि पेशवा की फौज में 20,000 से लेकर 28,000 सैनिक थे। क्या 800 के मुकाबले 28,000? हाँ, हजारों घुड़सवार और पैदल सैनिक। ये तो मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मुट्ठी भर सैनिक 1 घंटा भी टिक पाएंगे। बिल्कुल। कैप्टन स्टॉन्टन ने जब पेशवा की सेना को देखा तो वो समझ गए कि खुले मैदान में लड़ना तो मतलब मौत को दावत देना है। सही बात है। उन्होंने तुरंत फैसला किया और अपनी टुकड़ी को कोरेगांव गांव के अंदर पोजीशन लेने का आदेश दिया। गांव की मिट्टी की दीवारें, छोटे छोटे घर, वही उनकी ढाल और उनका किला बन गए। और फिर लड़ाई शुरू हुई? हाँ, सुबह करीब 10 बजे लड़ाई शुरू हुई और रात 9 बजे तक, यानी करीब 12 घंटे तक लगातार चलती रही। 12 घंटे? सोचिए, पेशवा की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। गांव भीमा नदी के किनारे था, लेकिन पेशवा के सैनिकों ने उन्हें नदी तक पहुंचने ही नहीं दिया। 12 घंटे बिना खाने और बिना पानी के वो लड़ते रहे। ये तो कल्पना से भी परे है। वो कैसे टिके रहे? पेशवा की सेना ने, खासकर उनके अरब और मराठा घुड़सवारों ने, गांव पर कब्जा करने के लिए कई बार हमले किए। लड़ाई हाथ से हाथ की दूरी तक आ गई थी, लेकिन कंपनी के अनुशासित सैनिकों ने हर हमले को नाकाम कर दिया। और ये सिर्फ सैन्य ट्रेनिंग नहीं थी, खासकर उन महार सैनिकों के लिए ये सिर्फ एक नौकरी की लड़ाई नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। बिल्कुल। वो उसी पेशवा की सेना से लड़ रहे थे जिसने कुछ दिन पहले उन्हें लड़ने के लायक नहीं समझा था। तो 12 घंटे की इस भयानक लड़ाई का नतीजा क्या निकला? ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक रात होते होते उनके 275 सैनिक या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल हो गए थे। यानी उनकी 1/3 ताकत खत्म हो चुकी थी। हाँ, उनका गोला बारूद भी लगभग खत्म था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ पेशवा की सेना ये देखकर हैरान थी कि ये मुट्ठी भर सैनिक टूट क्यों नहीं रहे। इस लड़ाई के कुछ ही महीनों बाद जून 1818 में बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में पेशवा शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। और क्या इस लड़ाई का कोई ठोस सबूत है? हाँ, इसका सबसे ठोस सबूत आज भी वहां खड़ा है, जय स्तंभ या विक्ट्री पिलर, जिसे अंग्रेजों ने उसी साल उन सैनिकों की याद में बनवाया था।
उस पर मारे गए 49 सैनिकों के नाम खुदे हैं, जिनमें 22 महार सैनिकों के नाम साफ साफ पढ़े जा सकते हैं। पत्थर झूठ नहीं बोलते। तो फिर इस पूरी लड़ाई को हम आज कैसे देखें? इसका असली मतलब क्या निकलता है? मतलब महारों के लिए यह अंग्रेजों की जीत थी या कुछ और? उनके नजरिए से देखें तो यह अंग्रेजों की जीत से कहीं ज्यादा उस ब्राह्मणवादी पेशवा व्यवस्था पर जीत थी, जिसने उन्हें इंसान होने का सम्मान देने से भी इनकार कर दिया था। अच्छा। यह इस बात का सबूत था कि जब मौका मिलता है तो वो भी किसी से कम नहीं है। यह उनके लिए सैन्य विजय से ज्यादा एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जीत थी। और यहीं पर वो मुश्किल सवाल आता है जिस पर आज सबसे ज्यादा बहस होती है, राष्ट्र विरोधी या देशद्रोही होने का सवाल। अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने अपने देश के राजा के खिलाफ विदेशियों का साथ दिया, लेकिन फिर हम 1857 के नायक मंगल पांडे को कैसे देखते हैं? वो भी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ही एक सिपाही थे। यह इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है और इसका जवाब छिपा है संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में। चलिए दोनों स्थितियों को देखते हैं। साल 1818। ठीक है। क्या उस वक्त कोई भारत राष्ट्र नाम की एक राजनीतिक इकाई थी जिसके प्रति आप वफादार या गद्दार हो सकते थे? नहीं, देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था और हर कोई अपनी सत्ता के लिए लड़ रहा था। हाँ, पेशवा ने खुद अंग्रेजों से संधि की थी। तो एक महार सैनिक के लिए राष्ट्र या देश का मतलब क्या था? क्या उसका मतलब वो समाज था जो उसकी पीठ पर झाड़ू बांधता था? जाहिर है नहीं। तो उनके पास वफादारी दिखाने के लिए कोई साझा राष्ट्र था ही नहीं। बिल्कुल, उनका कदम आत्मरक्षा और सम्मान का कदम था। तो उनका फैसला एक राजनीतिक या राष्ट्रीय फैसले से ज्यादा एक सामाजिक और व्यक्तिगत अस्तित्व का फैसला था। बिल्कुल। अब इसकी तुलना 1857 से कीजिए। मंगल पांडे के समय तक अंग्रेज सिर्फ एक और ताकत नहीं रह गए थे, वो भारत की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बन चुके थे। सही बात है। उनका विद्रोह चर्बी वाले कारतूसों जैसी नीतियों के खिलाफ था, जो पूरे भारत में कई भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रही थी, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। वो एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक सामूहिक विद्रोह की चिंगारी थी। मतलब दोनों घटनाओं के बीच का समय, समाज और राजनीतिक चेतना सब कुछ बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। तो भीमा कोरेगांव की कहानी की कई परतें हैं। ये सिर्फ काले और सफेद की कहानी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये सत्ता के संघर्ष, एक क्रूर सामाजिक व्यवस्था और आखिर में अपनी इज्जत के लिए लड़ी गई एक हताश लड़ाई की कहानी है। और ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, जैसा कि हमारे एक स्रोत में बहुत गहराई से पूछा गया है। जरा सोचिए, अगर किसी के माता पिता को अपमान में जीना पड़े, बच्चे उसी अपमान में पैदा हों, पूरा समाज उन्हें गंदगी की तरह देखे और जिस शासक से वो न्याय और सुरक्षा की उम्मीद करें वही उन्हें पैरों तले कुचल रहा हो, तो वो क्या करेंगे? तो क्या वो लोग उस व्यवस्था की रक्षा के लिए अपनी जान देंगे या उससे आजाद होने का हर मुमकिन रास्ता तलाशेंगे? ये सवाल सिर्फ 200 साल पुराने इतिहास का नहीं है। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक